Okay, so we started with this very important chapter called financial management. तो मैंने आपको इसमें बेसिक सा मीनिंग बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसों को अच्छे से मैनेज करना है. एज अ कंपनी यू वांट टू रेज फंड्स एंड देन यूज दोज फंड्स. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि आप बेस्ट जगह से पैसे रेज करोगे एंड यू विल यूज इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. So it is concerned with optimal procurement as well as usage of finance. Then आपको financial decisions लेने पड़ते हैं, यानी पैसों से related कुछ decisions you have to take. The three decisions which we have to talk about are financing decision, investment decision and dividend decision. Financing decision में हम बात करेंगे कि पैसे कहाँ से raise करें, that is where to raise funds from. मैंने आपको बताया था प्राइमरीली दो सोर्सेज होते हैं फंड्स रेज करने के, उसके मैं आगे बात करती हूँ. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसे कहाँ पे लगाएं. मैंने अब रेज तो कर लिए फंड्स, आई हैव प्रोक्योर्ड द फंड्स, नाउ कहाँ पे मैं उनको यूज करूं. सो दोज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिनकी हम बात करेंगे. ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी हो सकते हैं. देन डिविडेंड डिसीजन जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि जो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है उसमें से कितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स और कितना उसमें से रिटेन करे फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज. तो दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन टू बी टेकन. फिर हम बात कर रहे थे डिविडेंड डिसीजन में कि एक कंपनी के पास मेनली दो सोर्सेज होते हैं फंड्स रेज करने के, या तो वो बैंक से लोन ले ले या वो लोगों से लोन ले ले. दैट इज वन कैटेगरी. एंड सेकेंड इज दैट इज वो शेयर्स इशू करके लोगों से फंड्स रेज करे और बदले में उन लोगों को कंपनी का क्या बना दे, शेयर होल्डर और ओनर. तो ये इस सोर्स को हम डेट कहते हैं, इस सोर्स को हम इक्विटी कहते हैं. अगर कंपनी ने डेट से पैसे रेज किए तो बदले में देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और अगर कंपनी ने इक्विटी से फंड्स रेज किए हैं तो बदले में देना होगा डिविडेंड. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. इंटरेस्ट एक चार्ज होता है जो कंपनी को देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो. और डिविडेंड कंपनी को तभी देना होता है जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो. इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी के ऊपर कि डिविडेंड देना ही देना है. ओके, इसके बारे में और बहुत सारी बातें हम करेंगे. नाउ वी स्टडीड कि जब कंपनी सोचती है कि हम कितना डिविडेंड दे शेयर होल्डर्स को, कम दे या ज्यादा दे, तो वो किन फैक्टर्स को कंसिडर करती है. ऑफ कोर्स आपको डिसीजन लेना है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना. सो द फर्स्ट एंड द वेरी ऑब्वियस वन इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. सिंपली पुट, अगर आपने ज्यादा पैसे कमाए हैं तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, कम पैसे कमाए हैं तो कम डिविडेंड दोगे. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस इज अ वेरी ऑब्वियस फैक्टर. सो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स में मैंने आपसे पूछा था कि आप ही बताओ, अगर एक कंपनी है जिसकी अर्निंग्स मोर और लेस स्टेबल है और एक कंपनी है जिसकी अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हेलो, मैं पिक्चर सेंड कर देती हूँ. So a company which has stable earnings is in a better position to declare higher dividend. Just give me a second, मुझे. ओके, और अनस्टेबल अर्निंग्स है तो वो इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाएगी. आप एक्सप्लेन कर सकते हो सारा, क्यों ऐसा है कि जिस कंपनी की अर्निंग्स अनस्टेबल है दैट माइट नॉट बी एबल टू पे आउट मोर डिविडेंड.
करेक्ट. So अगर unstable earnings हैं, 1 year you have like really high earnings, still you would not declare more dividend because you know कि हमारा business ही ऐसा है, बहुत unstable है. अगर मैंने अभी ज्यादा डिविडेंड दे दिया, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि बहुत कम मेरी अर्निंग्स हो. सो आई शुड रिटेन मोर बिकॉज देर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व. यस. देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में हमने पढ़ा था, अगर एक कंपनी है जिसके आगे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, उसे लगता है फ्यूचर में मुझे नई नई ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी और एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, तो वो रिटेन ज्यादा करेगी ऐसी कंपनी, क्योंकि उसको फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए और वो डिविडेंड कम देगी. ऑन दी अदर हैंड अगर एक ऐसी कंपनी है जिसको लगता है कि जितना हमने ग्रो करना था कर लिया, अब बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, तो वो कंपनी सोचेगी कि अब रिटेन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वी कैन पे आउट मोर डिविडेंड. देन नेक्स्ट पॉइंट वी स्टडीड वाज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. जनरली कंपनी कोशिश करती है अपनी तरफ से कि वो मोर और लेस स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे अपने शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर, बिकॉज एवरीवन लाइक्स स्टेबिलिटी. जनरली लोगों को भी स्टेबिलिटी पसंद होती है कि कंपनी हमें एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ डिविडेंड हर साल अगर देती रहे तो लोगों को भी अच्छा लगता है. तो इसलिए इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक साल कंपनी की अर्निंग ज्यादा हो गई तो वो डिविडेंड नहीं बढ़ाएगी अनलेस इट इज श्योर, इट हैज द कॉन्फिडेंस कि अब मेरा अर्निंग पोटेंशियल सच में बढ़ गया है और अब आने वाले सालों में भी मेरी अर्निंग ज्यादा ही होने वाली है. अगर तो उसको ये कॉन्फिडेंस है फिर तो वो डिविडेंड बढ़ा देगी. बट अगर उसको लगता है कि ये जो इस साल में इंक्रीज हुई है मेरी अर्निंग्स, दिस इज ओनली टेम्पररी या बाय चांस, तो फिर वो डिविडेंड इंक्रीज नहीं करेगी. रिमेंबर. देन कैश फ्लो पोजीशन. डिविडेंड देने के लिए आपको कैश चाहिए होता है. तो कई बार क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे लग रहे होते हैं बट इट माइट बी शॉर्ट ऑन कैश. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे लग रहे हैं बट इसके पास कैश की कमी है, क्योंकि यहाँ पे इनकम का एक बहुत बड़ा अमाउंट इज एक्चुअली ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. सॉरी. हेलो. हाँ बट प्रेफरेबली नॉट यूज इट. क्या हुआ? हाँ, मतलब मेरा बिजनेस शो करना है. वही वही कर दो. हाँ जी. नहीं वही. ओके ओके. सो अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी है बट आपके पास कैश ही नहीं है तो भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते. इसलिए दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अ कंपनी हैज टू कंसिडर. अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इज नेसेसरी. फिर हमने पढ़ा था शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, कि एक बार शेयर होल्डर से ही पूछ लो कि उनको क्या चाहिए. इफ द शेयर होल्डर्स आर लाइक, आई गिव यू द एग्जांपल, ज्यादा एल्डरली लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं जो आपकी इनकम पे डिपेंड करते हैं, तो आप उनको फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड देने की कोशिश करो, चाहे वो कम अमाउंट हो. बट इफ योर शेयर होल्डर्स आर मोर लाइक यंग पीपल हु कैन टेक रिस्क, तो आप उनको कम ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो वंस इन अ वाइल. कभी बहुत ज्यादा दे दिया, कभी कम दे दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन. तो शेयर होल्डर से ही पूछ लो कि उनकी क्या प्रेफरेंस है. ओके. स्टॉक मार्केट रिएक्शन. अगर आपने ज्यादा डिविडेंड दिया तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड न्यूज एंड आपके स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं अगर आपने ज्यादा डिविडेंड दिया. ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कम डिविडेंड दिया तो इट इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव न्यूज और आपके स्टॉक प्राइसेस कम हो सकते हैं. तो ये वाला फैक्टर भी आप कंसिडर करके चलो बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, क्योंकि अगर आपके शेयर का प्राइस ऑलरेडी कम चल रहा है तो आप नहीं चाहोगे कि वो और कम हो जाए. ऐसे केस में कोशिश करना कि ज्यादा डिविडेंड ही डिक्लेयर करो. सो बेसिकली स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी हमें देखना पड़ेगा बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड. याद रहे आपको ये सारे फैक्टर्स, सारा लाइक यू have studied these with me yesterday. Yes. Oh. Just hold on, Vishal, just a second. Hello.
मैं क्लास में हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। यस विजय से। यस ऑफ कोर्स दैट कैन हैपन। जैसे मान लीजिए सबको पता है कि ये कंपनी जो है ना वो बहुत ग्रो करेगी फ्यूचर में, लाइक दिस कंपनी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट इस साल ये डिविडेंड कम दे रही है। probably it's not treated as a bad news because उनको पता है कि this company has a lot of growth opportunities in future, so it is retaining more and that's okay. People might not treat it negatively. Yes. तो यस ऐसा हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। कई बार ऐसा हो सकता है लाइक यू सेड कि अगर डिविडेंड हमने कम दिया तब भी इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ नेगेटिव न्यूज और एज अ बैड न्यूज, ऐसा पॉसिबल है। राइट विषय, आगे चलिए विषय। अभी वी आर स्टिल ऑन टू दिस टॉपिक, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिविडेंड डिसीजन। ऐसा था अभी आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई होंगी जो मैंने बोली, बट नाउ अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस टुडेज क्लास, इसमें आपको समझ में आएगा होपफुली। राइट, ओके। सारा, हाउ मेनी पॉइंट्स हैव वी रिटन? ओके, चलो 8th पॉइंट देखते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी नाउ ये काफी सिंपल है समझना। जब कंपनी मुझे डिविडेंड देती है ना, किसे? शेयर होल्डर को, तो उस डिविडेंड के लिए कंपनी को पता है एक टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। कंपनी को डिविडेंड भी देना है और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। And you know what? Dividend is tax free in the hands of the, can you guess? Yes, this is a rule कि जो शेयर होल्डर है ना उसको डिविडेंड मिलेगा और शेयर होल्डर को उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, कंपनी को उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना है। अच्छा बताओ शेयर होल्डर को क्यों नहीं देना होगा? एनी रीजन? वन वेरी ऑब्वियस रीजन कि इट विल लीड टू डबल टैक्सेशन। एक ही चीज पे 2 बार टैक्स क्यों दोगे? ठीक है। और अनदर रीजन कुड बी कि हम प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स खरीदे, उनको हम encourage कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको जो इस पे डिविडेंड मिलेगा ना उस पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। सो इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू शेयर्स, वी आर encouraging them, right? वी मतलब द लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री। तो ये टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसे हम कहते हैं डीडीटी, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है वैसे। अब अगर ये टैक्स रेट ज्यादा होगा तो आप डिविडेंड कम देना प्रेफर करोगे या ज्यादा? यस, जैसे मान लो ये 10,000 का डिविडेंड है और उसके ऊपर 15% का टैक्स है, तो अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो आप कम डिविडेंड देना प्रेफर करोगे और अगर टैक्स रेट कम होगा तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो। कैन यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक लॉजिक? क्योंकि दिस टैक्स रेट इज एप्लीकेबल ऑन दिस वैल्यू। तो अगर टैक्स का रेट ज्यादा है तो आप सोचोगे भाई डिविडेंड कम दो, क्योंकि अगर डिविडेंड ज्यादा दिया तो टैक्स ज्यादा बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ टैक्स रेट इज लो then you can think of giving more dividend. So it is a very simple concept. Definitely इन सभी points में हम खुद को क्या मान रहे हैं, कंपनी या शेयर होल्डर? डेफिनेटली कंपनी, क्योंकि हम
कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि उसको जब डिविडेंड देना है तो व्हाट ऑल फैक्टर्स वुड इट कंसिडर. सो if tax on dividend is higher, it is better to pay less by way of dividends as compared to this. Higher dividends may be declared. Higher dividends may be declared if tax rates are relatively, you tell me what? Lower. फिर हम ये भी लिख देंगे कि डिविडेंड वैसे टैक्स फ्री होता है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, बट कंपनी के ऊपर एक टैक्स लगता है विच इज कॉल्ड डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. Okay. Though the dividends are free of tax in the hands of shareholders. जब आप टैक्सेशन पढ़ेंगे as a subject, then you will read about this कि डिविडेंड टैक्स फ्री होता है शेयर होल्डर्स के हाथ में, और बहुत सारी और चीजें पढ़ोगे ऑफ कोर्स. अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स is levied on companies. तो बताओ शेयर होल्डर्स क्या प्रेफर करेंगे, उनको ज्यादा डिविडेंड मिले या कम? व्हाट वुड दे प्रेफर? ऑफ कोर्स दे वुड प्रेफर मोर, बिकॉज उनको ना तो टैक्स देना है उसके ऊपर, इट्स जस्ट देयर प्योर इनकम. सो लास्ट लाइन आपकी बुक में लिखी है अंडर दिस पॉइंट, thus under the present tax policy shareholders are likely to prefer higher dividends. ठीक है, तो I think this is very obvious क्योंकि उनको कोई टैक्स भी नहीं देना, कुछ भी नहीं, so they would prefer more dividend. All right, next, access to capital market. Access to capital market. देखो अभी कैपिटल मार्केट क्या होती है, यू डू नॉट नो प्रॉपरली, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर विच वी हैव टू डू आफ्टर दिस. अभी आप कैपिटल मार्केट को समझ लो स्टॉक मार्केट. वैसे कैपिटल मार्केट एक ब्रॉडर टर्म होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बट स्टॉक मार्केट इसका एक पार्ट होता है. तो अभी के लिए आप इसको स्टॉक मार्केट ही समझ लो. सो व्हाट डज दिस पॉइंट से? मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, उसको लगता है कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी ना, आई विल गो टू द कैपिटल मार्केट एंड इशू शेयर्स टू रेज फंड्स और कैपिटल. I'll repeat what I said. तो एक बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, उसे लगता है कि whenever I would need money, I would go to the capital market, मतलब आप समझ लो स्टॉक मार्केट, आई विल इशू शेयर्स एंड रेज कैपिटल. मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए इवन इफ आई रिटेन व्हाट मोर और लेस, even if I retain dash, it's okay. No, even if I retain less, because मुझे पता है कि फ्यूचर में कभी भी कोई
प्रॉब्लम हुई ना, आई विल गो टू द कैपिटल मार्केट, इशू शेयर्स, because I'm a very big company, reputed company, people will buy my shares very happily. तो मुझे ज्यादा रिटेन करने की जरूरत नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, अगर एक छोटी कंपनी है, एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी नहीं है, उसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि whenever I want I can issue shares and raise funds, because people don't know much about my company and people might not be interested in buying the shares of my company. तो मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड रिटेन मोर फॉर एमरजेंसीज, इसलिए मुझे कम डिविडेंड देना चाहिए. सो व्हाट आई जस्ट सेड इज कि अगर एक लार्ज और रेप्यूटेड कंपनी है, उसे लगता है कि मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, वेन एवर आई वुड नीड मनी आई वुड इशू शेयर्स एंड रेज फंड्स, इसलिए अगर मैंने रिटेन कम भी किया तो भी चलेगा. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes. So a large and reputed company has an easy access to the capital market. इसलिए उसको रिटेन्ड अर्निंग्स पे ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. may depend less on retained earnings. तो फिर क्या वो ज्यादा डिविडेंड दे सकती है इफ इट्स डिपेंडिंग लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स? Okay. So these companies tend to pay higher dividends क्योंकि they know whenever they would need money they will issue shares and people would be interested in buying the shares of their company. Yes, Vishnu? Okay. Small company, low access to the market, depends more on retained earnings, smaller dividends. ठीक है, लिखे मुझे. आगे चले. Okay, then we have legal constraints. Legal constraints. Now, ये आपको पॉइंट तभी समझ में आएगा जब एक्चुअली आप लॉ पढ़ेंगे, बट आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट इट. जैसे हमारी जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ है. तो उसमें एक क्लॉज होता है, एक सेक्शन होता है जो कहता है कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना है, इतना डिविडेंड देना है तो इतने पैसे रिजर्व में होने चाहिए, इतना डिविडेंड देना है तो इतने पैसे रिजर्व में होने चाहिए. मतलब स्लैब्स बनाए हुए हैं कि जैसे मान लो आपने 5% डिविडेंड देना है तो कम से कम इतने पैसे रिजर्व में होने चाहिए, 10% डिविडेंड देना है तो इतने पैसे रिजर्व में होने चाहिए. सो व्हाट दिस पॉइंट इज दैट व्हेन यू हैव टू पे आउट डिविडेंड, तो आप इन लीगल प्रोविजंस का भी ध्यान रखेंगे कि जो भी लॉ में लिखा है आप उसे भी फॉलो करें.
यस, आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट कि अगर कंपनीज एक्ट ने आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं या कोई प्रोविजंस हैं, कोई सेक्शंस हैं एक्ट के जो डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा ऑफ कोर्स व्हाइल वी डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, सो कीप इट वेरी सिंपल। डू यू अंडरस्टैंड? Certain provisions of the Companies Act place restrictions on payouts of dividend, payouts as dividend, on payouts as dividend. तो इन प्रोविजंस का भी हमें ध्यान रखना होगा। Such provisions must be adhered to while declaring the dividend. Adhere to matlab you understand that these provisions also need to be followed or fulfilled while you declare dividend, right? Then the last point that we have is contractual constraints. Contractual constraints. Give the heading. Okay. Okay. तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी है और उसने बैंक से लोन लिया है और बहुत बड़ा अमाउंट लिया है लोन का, लेट्स से 100 करोड़, पॉसिबल है। तो बैंक भी ना आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। बैंक कहेगा कि तुम्हें लेट्स से 10% से ज्यादा डिविडेंड नहीं देना है, ये मेरी कंडीशन है। अच्छा, बैंक को ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा के क्या फायदा है? व्हाट डू यू थिंक? यस, दे आर स्कैर्ड कि कहीं आप सारा डिविडेंड ही ना दे दो। जस्ट अ सेकेंड, कहीं सारा डिविडेंड ही ना दे दो, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इससे ज्यादा आपने डिविडेंड नहीं देना है। कैन यू इमेजिन? यस सारा? ओके, आई स्टिल रिपीट इट। तो कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है और एक बहुत ह्यूज अमाउंट लिया है लोन का, तो हो सकता है बैंक भी कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि इससे ज्यादा तुमने डिविडेंड नहीं देना है। ऐसी रिस्ट्रिक्शन बैंक क्यों लगा सकता है? लाइक आई सेड, क्योंकि बैंक को भी अपना डर है ना, कहीं कंपनी सारा डिविडेंड में ही पैसे ना दे दे, क्योंकि बैंक हैज टू गेट इंटरेस्ट एंड ऑल्सो हैज टू गेट बैक द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। तो बैंक भी आपके ऊपर ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जस्ट अ सेकेंड। हेलो? हाँ जी जी जी। ठीक है, तो फिर तो टुमारो या लेट इवनिंग। हाँ जी जी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं करती हूँ बाद में। ओके, फिर बताती हूँ आपको। अभी तो टुमारो का कह दो आप। हाँ जी। ओके ओके।
तो अगर बैंक वगैरह ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो उनका भी हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या डिफरेंस लगा आपको? ओके, वन बाय वन। यस अथर। Okay, and Sarah, what is your answer? Yes, तो आई थिंक बिल्कुल सिंपल रखे हम अपना डिफरेंस कि यहाँ पे लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है और यहाँ पे किसी और इंस्टीट्यूशन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। यस, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पे हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस वजह से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। बट ये रिस्ट्रिक्शंस तो जैसे लॉ ने लगाई है तो वो हमें लीगली फॉलो करनी है। दोनों में रिस्ट्रिक्शंस हैं बट देर इज अ डिफरेंस। चलो यहाँ पे लिखते हैं, while granting loans to a company, sometimes the lender, मतलब जैसे बैंक, may impose certain restrictions on the payment of dividends, on the payment of dividends in future. सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप लोन अग्रीमेंट की कोई भी टर्म्स को वायोलेट ना करें while you declare dividend. So when you declare dividend, you have to also consider all these restrictions. I think that's very simple to understand. The companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of the loan agreement, the terms of the loan agreement in this regard. ठीक है, यहां तक लिखे रशिए। अंडरस्टूड? चलिए, अभी हमें बहुत सारी और बातें करनी है इस चैप्टर में। दिस टॉपिक इज ओवर। हमने कौन सा टॉपिक अभी किया है? वी टॉक्ड अबाउट डिविडेंड डिसीजन एंड उसमें हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कि जब हमें डिविडेंड के लिए डिसीजन लेना है कि कितना डिविडेंड दें तो किन बातों को ध्यान में रखना होगा एज अ कंपनी। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव स्टडीड। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। सो कंपनी के पास मेनली दो सोर्सेज होते हैं फंड्स के। मैंने आपको कल बताया था, व्हाट एंड व्हाट। यस, तो यू कैन से डेट और इक्विटी। ब्रॉडली हम लोन को बोलते हैं डेट, और अगर शेयर्स इशू करके पैसे रेज किए तो इक्विटी। डेट के ऊपर कंपनी को देना पड़ता है लाइक आई सेड इंटरेस्ट, और इक्विटी के ऊपर कंपनी को देना पड़ता है व्हाट? डिविडेंड। इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, चाहे कम पैसे हो चाहे ज्यादा पैसे हो, बट डिविडेंड आपको तभी देना है जब प्रॉफिट्स होंगे, और अगर आप डिसाइड करोगे तभी डिविडेंड देना है। फिर तो आप सोचोगे कि कंपनी को तो हमेशा कौन अच्छा लगेगा?
यस, आप सोचोगे कि इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी वुड ऑलवेज प्रेफर इक्विटी, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस, बिकॉज there are certain good things about debt and there are certain good things about equity. There are certain bad things about debt, there are certain bad things about equity. We will read about those also. मतलब डेट की भी कुछ अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, इक्विटी की भी कुछ अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं. द चॉइस इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं कंपनी के लिए तो इक्विटी ही ज्यादा अच्छा है. इट्स नॉट लाइक दैट. दोनों की अच्छी और बुरी बातें हैं. तो अब कंपनी को चूज करना है कि मैं कितना पैसा डेट से उठाऊं, कितना पैसा इक्विटी से. मैंने इसके बारे में मुझे आपको क्या बताया था, विच डिसीजन इज इट व्हेन कंपनी इज थिंकिंग कि मैं कितने पैसे कहां से रेज करूं. Which decision is it? Financing decision. Because financial decision was the broad heading जिसके अंडर 3 डिसीजन थे. ठीक है, तो ये है फाइनेंसिंग डिसीजन. और ब्रॉड हेडिंग क्या थी? फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन में 3 थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड. अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन की तरफ चलते हैं और इसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है. दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक बिकॉज आगे चल के मैं इसी में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगी. ठीक है, चलो. तो मेजरली आप समझ गए कि कंपनी सोच रही है कि डेट से पैसे उठाएं या इक्विटी से, तो वो किन बातों को ध्यान में रखेगी. डेट को आप बोलते हैं ऑल्सो बोरोड फंड्स और इक्विटी को आप बोलते हैं आइदर यू कैन से शेयर होल्डर्स फंड्स, जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, या आप इसको बोल सकते हो ओनर्स फंड्स. So these are the borrowed funds and these are the shareholders funds or owners funds, right? अगर मैं आपसे पूछूं डेट अच्छा है या इक्विटी, यू वुड से इट डिपेंड्स. देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. इसमें से कोई भी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा. लाइक आई सेड, डेट की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, इक्विटी की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, एंड यू विल गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, चलो. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग financing decisions. Sorry. The very first pointed is, keep it simple, cost. Cost मतलब कि आप ये देख लो कहां से पैसा उठाना आपको चीपर लग रहा है. जहां से चीपर लग रहा है, गो फॉर दैट. चीपर लग रहा है, अब इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी बट नॉट राइट नाउ. अभी तो हम इसको सिंपल रखेंगे. कॉस्ट देखो भाई, जहां से आपको सस्ता लग रहा है वहां से आप फंड्स रेज कर लो. अब आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी कि ओके मतलब व्हाट कॉस्ट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट, बट राइट नाउ वील कीप इट सिंपल. इफ यू वांट टू रेफर योर बुक यू कैन ओपन पेज नंबर 244 ऑफ योर बुक एंड जस्ट सी कि वहां पे क्या लिखा हुआ है. तो वी एज ऑफ नाउ मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये मैं कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में बताऊंगी. अभी हम बस यही रख रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. देखो आप फंड्स रेज कर रहे हो बट इसके लिए भी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आपको इनकर करनी होगी ना. जैसे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे आपको डिविडेंड देना है. तो बस सिंपली सोच लो कहाँ पे आपको कम पैसे देने पड़ेंगे. जहां कम पैसे देने पड़ेंगे, गो फॉर इट. सिंपल. So the cost of raising funds through different sources is different. तो एक जो प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जैसे आप भी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बनोगे, इफ यू लेट्स से बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इफ यू डू सीएफए और सीपीए, तो आप फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे, फाइनेंस मैनेजर. तो एक जो प्रूडेंट फाइनेंस मैनेजर होता है वो वही सोर्स से पैसे रेज करेगा वेयर द कॉस्ट इज द लोएस्ट, राइट, और द चीपेस्ट.
source. A prudent financial manager would normally opt for a source which is the cheapest. ठीक है, keep it simple. आपके पास कई सारे सोर्सेज है जहां से भी आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, गो फॉर दैट. सेकेंड इज रिस्क. विषय अगर आपने कहीं से पैसे रेज किए तो रिस्क भी होता है ना. थिंक अबाउट द रिस्क ऑल्सो. जैसे यहाँ पे मुझे ज्यादा रिस्क लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट मुझे पक्का पक्का देना है, यस और नो. बट डिविडेंड में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. तो अगर मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे इक्विटी कम रिस्की लग रहा है, जो कि होता भी है टू सर्टेन एक्सटेंट. तो आप रिस्क के बारे में सोचो क्योंकि हर जगह पे रिस्क अलग अलग होगा. फिर ये सोचो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, बिकॉज कई कंपनीज की रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, कुछ की रिस्क एपेटाइट कम होती है. आप कितना रिस्क ले सकते हो, थिंक अबाउट दैट एंड देन गो फॉर अ suitable source. So again, keep it simple. The risk associated with each of the sources is different. The risk associated with each of the sources is different. Consider it to decide the source of finance. ठीक है. Then आपको पता है पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए. मतलब पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए. This is a term that I'm going to repeatedly use in this chapter and that is called flotation costs. देखो विषय, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, आपको पता है बैंक भी आपको फ्री में लोन नहीं देता है. वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस मांगता है आपसे, विच कैन बी नॉमिनल. इट कैन बी लाइक 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, बट है तो ना कुछ तो कॉस्ट है ऑफ रेजिंग फंड्स. और अगर आपने इक्विटी से पैसा उठाया फिर तो बहुत सारी कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ती है. जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, टीवी में ऐड दोगे कि हम अपना शेयर इशू लेकर आ रहे हैं, फिर आप बहुत सारे बैंकर्स हायर करोगे, बहुत में भी अंडर राइटर्स भी हायर करो. तो डू यू थिंक शेयर से पैसा उठाना फ्री में हो जाता है? बिफोर दैट यू हैव टू इंकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. तो आई ऑलवेज से लाइक दिस, पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए और उससे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. लाइक आई गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, वो भी आपको फ्री में लोन नहीं देता है, वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस आपसे मांगता है, विच कैन बी अ नॉमिनल अमाउंट, बट है तो 5,000 10,000 रुपीज वो कहेगा आपके फाइल चार्जेस है या प्रोसेसिंग फीस है आपके लोन की. नाउ दैट इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट. In case of issue of shares, the flotation cost is even higher because you have to advertise, you have to hire bankers, brokers, underwriters, you have to incur a lot of expenses. तो flotation cost, what is flotation cost? हिंदी में बोलूं तो पैसा उठाने के लिए जो पैसा चाहिए, और इंग्लिश में कहें तो cost of raising funds. Cost of raising funds is called flotation cost. तो आप देख लो कि आप कितनी अफोर्ड कर सकते हो, फिर अकॉर्डिंगली चूज कर लो सोर्स. कैन यू अंडरस्टैंड? सो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स. जितना महंगा होगा ना कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, उतना आपको वो सोर्स कम अट्रैक्टिव लगेगा. और वो तो होता ही है, पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए. कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. तो अब मुझे बताओ, इक्विटी की कोई बुरी बात आपको पता लगी अभी तक की डिस्कशन में? एनीथिंग नेगेटिव अबाउट रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी?
वेरी गुड. फ्लोटेशन कॉस्ट इज हाई अगर आप इक्विटी से पैसे उठाते हो, तो दैट्स अ बुरी बात अबाउट आई एम सॉरी. yes, there are a lot of taxes also involved. और एक इक्विटी की अच्छी बात बताओ that you know as of now. The dividend you mean? हाँ, मतलब जो आपको डिविडेंड देना है ना, देर इज नो कंपल्शन, यू विल गिव इट ओनली इफ देर इज प्रॉफिट एंड ओनली इफ यू डिसाइड टू गिव इट. सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इक्विटी. बट अ बैड थिंग इज लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट इज टू हाई. तो अभी तक की नॉलेज आपकी ये है, बट ये नॉलेज आपकी बहुत और इंक्रीज होगी एज वी गो फर्दर इन द चैप्टर. चलो एक पॉइंट मैं और करवाती हूँ. आप डेट से पैसा उठाएं या इक्विटी से, इसमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपने इक्विटी से पैसा उठाया तो वो लोग, बाहर के लोग आपके क्या बन जाएंगे, और इन अदर वर्ड्स owners, and owners have a right to interfere. Owners can come in the annual general meeting, they have a right to vote, they can interfere. तो अगर आप नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके आपके इंटरनल ऑपरेशंस में इंटरफेयर करें, अगर आप नहीं चाहते, देन डू नॉट गो फॉर. यस. तो इक्विटी की एक बुरी बात आपको और पता लग गई कि इक्विटी से बाहर के लोगों के पास कंट्रोल आ जाता है. एंड इफ यू डोंट वांट दैट, डोंट गो फॉर इक्विटी. और बाहर के लोग वो जो है, वो ऐसा कई बार तो टेक ओवर भी हो जाता है. इफ दोज पीपल बाय मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, दे विल बिकम मेजॉरिटी. तो अगर आपको डर है कि बाहर के लोग आके आपके इंटरफेयर ना करे ऑपरेशंस में, या फिर टेक ओवर वगैरह का खतरा आपको नहीं चाहिए, देन डू नॉट गो फॉर. yes, do you understand, अथर्व? अगेन दीज आर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं. करेक्ट अथर्व, 51 to be precise, you can say more than 50% actually. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, so we always say other things remaining constant. Okay. Issue of more equity may lead to dilution of, dilution मतलब आपका कंट्रोल ना कम हो सकता है. dilution of management's control over the business. आपका कंट्रोल थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है. बट अगर आपने लोन लेके पैसा उठाया है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बैंक है ना, वो एक लिमिट तक ही आपके काम में इंटरफेयर कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं, क्योंकि वो ओनर थोड़ी है. यस. डेट फाइनेंसिंग मतलब इफ यू रेज फंड्स बाय इशूइंग डेट, then it has no such implication. डेट में आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है. तो अगर कंपनीज को कुछ टेक ओवर वगैरह का भी रिस्क है, then they would prefer dash over dash. Yes, companies afraid of a takeover bid, that somebody may try to take over your company, would prefer debt to equity. जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा एनडीटीवी वाज टेकन ओवर बाय, डिड यू, अदानी ग्रुप. एंड यू नो, अगर आप उसकी स्टोरी सुनो तो दिस एनडीटीवी डिड नॉट इवन नो अबाउट इट कि ये कब हो गया. दे जस्ट बॉट द शेयर्स ऑफ एनडीटीवी एंड बिकेम द काइंड ऑफ द ओनर, क्योंकि दे बॉट मोर शेयर्स, अ लॉट ऑफ शेयर्स.
दे वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका टेक ओवर हो गया, ऐसा भी पॉसिबल है। If you want to know more about this story of NDTV taken over by Adani Group, I'll send you a very nice video related to it, जिसमें आपको पता लगेगा कि उनको तो पता भी नहीं था, रातों रात ऐसा हो गया। So this is also possible if you issue equity, right? Okay. चलिए, तो आज के लिए इतना ही है मुझे फॉर दिस क्लास। आई एम फिनिशिंग द क्लास नाउ। नाउ टेक अ क्विक ब्रेक एंड मीट मी फॉर अकाउंट्स। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता लग ही गया होगा कि ये थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है, और अगर आप ऐसे ही अपने आप पढ़ने लगोगे यू वुड नॉट अंडरस्टैंड इट। सो मेक श्योर टू अटेंड द क्लासेस एंड डू दिस चैप्टर वेरी नाइसली। ओके, चलिए।